नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम आपके एमई पूर्वार्ध के द्वितीय पेपर आधुनिक विश्व के चैप्टर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके क्या कारण थे, युद्ध में कौन कौन शामिल थे और इसके क्या परिणाम रहे, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इतनी बड़ी घटना क्यों हुई। इसके बहुत से कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, अस्त्र शस्त्रों की होड़, विकृत राष्ट्रवाद, समाचार पत्रों के सनसनीखेज समाचार छापने और सबसे आखिर में बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या, इन सभी का मिला जुला परिणाम था। और इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसने पूरे विश्व को झकझोर दिया। इसकी घटनाओं से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। अब हम क्रमशः करके एक एक कारणों का विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुप्त और कूटनीतिक जो संधियां की गई थी उनका क्या दुष्प्रभाव विश्व राजनीति पर हुआ या वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए किस तरह से उत्तरदायी थी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने यह घोषित कर दिया था कि अब जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है और वह अपना कोई क्षेत्रीय फैलाव नहीं करना चाहता। इसके बावजूद 1870 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात उसने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र ले लिए थे। और बिस्मार्क को हमेशा यह भय रहता था कि फ्रांस इन क्षेत्रों को लेने की कोशिश ज़रूर करेगा और इसके लिए आवश्यक है कि वह यूरोप में कोई अपने दोस्तों को तलाश करेगा। इसके लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकाकी रखने के लिए कूटनीतिक जाल बनाया। सर्वप्रथम उसने 1889 में 1879 ईस्वी में एक द्वैध संधि डुअल अलायंस ऑस्ट्रिया के साथ किया। संधि मूलतः रक्षात्मक थी, लेकिन चूंकि संधि को अन्य लोगों से गुप्त रखा गया था अतः यूरोप में एक शंका का वातावरण व्याप्त हो गया। 1882 में द्वैध संधि में इटली को शामिल कर लिया गया और इसे ट्रिपल अलायंस त्रिवर्गीय संधि बना दिया। बिस्मार्क नहीं चाहता था कि रूस को अकेला छोड़ दिया जाए, अतः उसने 1871, 1881 एवं 1887 ईस्वी में रूस से संधि करके उसको अपने पक्ष में मिलाए रखा और फ्रांस को मित्रहीन बनाए रखा। परंतु 1890 में बिस्मार्क के चांसलर पद से हटने के पश्चात जर्मन सम्राट विलियम स्वयं विदेश नीति का संचालन करने लगा, परंतु उसमें इसके लिए आवश्यक योग्यता एवं दूरदर्शिता का अभाव था। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस ने 1894 में रूस से मित्रता कर ली। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने अपने श्रेष्ठ एकाकीपन ग्रैंड आइसोलेशन को बनाए रखा, लेकिन जब बिस्मार्क अपना कूटनीतिक जाल बुनने लगा और 1890 में उसके पतन के पश्चात फ्रांस और रूस में 1894 में मित्रता हो गई, तो इंग्लैंड भी यूरोप में मित्र की तलाश करने लगा।
प्रारंभ में उसने जर्मनी से मित्रता करनी चाहिए, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसने 1907 में जापान से संधि की। फिर 1904 में ही इंग्लैंड और फ्रांस में एक समझौता हुआ। 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे त्रिराष्ट्रीय समझौता, ज्ञात त्रिवर्गीय मैत्री संधि, ट्रिपल एंताते कहा जाता है। इन दोनों गुटों की प्रतिस्पर्धा आपस में बढ़ती रही और अंत में दोनों 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हो गए। तो इस तरह से सबसे प्रमुख और जो सबसे पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है, वो है गुप्त रूप से की गई ये कूटनीतिक संधियाँ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसमें साम्राज्यवाद की क्या भूमिका रही। साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के लिए एक समस्या बन गया। जर्मनी और इटली के एकीकरण के पहले ही यूरोपीय राज्यों ने अपना साम्राज्य अफ्रीका और एशिया में स्थापित कर लिया था। प्रशा में जर्मनी के एकीकरण के पहले ही औद्योगिकरण शुरू हो गया था और एकीकरण के बाद औद्योगिकरण की गति काफ़ी तीव्र हुई। यही हाल इटली के साथ था। इटली में भी एकीकरण के बाद औद्योगिकरण होने लगा। अब इन देशों के समक्ष अपने अपने उपनिवेश कायम करने की समस्या थी, क्योंकि उनके देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था। जब तक बिस्मार्क चांसलर रहा, उसने जर्मनी को साम्राज्यवादी युद्धों में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन उसके पतन के बाद कैसर विलियम द्वितीय उपनिवेश की मांग करने लगा। जर्मन के एकीकरण में जर्मनी के राज्य प्रशा ने पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों की इस आशा में काफ़ी मदद की कि जर्मनी के एकीकरण होने पर उनके उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को बेचने के लिए जर्मनी भी अपने उपनिवेश बसाएगा। लेकिन बिस्मार्क ने 1890 तक जर्मनी को साम्राज्यवादी विस्तार से अलग रखा। बिस्मार्क के हटते ही जर्मन डायट में जर्मन सम्राट कैसर विलियम ने भाषण देते हुए कहा, जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। जर्मनी शुड ऑल्सो हैव ए प्लेस अंडर द सन, अर्थात जर्मनी को भी अपने उद्योगों को चलाने के लिए उपनिवेश चाहिए। बिस्मार्क को 1890 में पद त्याग करना पड़ा और तब से कैसर विलियम स्वयं विदेश नीति संभालने लगा। जर्मन उद्योगपतियों के प्रभाव में पूर्णतः कार्य करने लगा और जब उसने बर्लिन बगदाद रेल लाइन की योजना की पेशकश की तो इंग्लैंड घबरा गया और जर्मनी को अपना शत्रु नंबर 1 समझने लगा। अभी तक इंग्लैंड की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी और उसकी समुद्री शक्ति को कोई भी देश चुनौती देने के लायक नहीं था। लेकिन जब जर्मनी ने साम्राज्यवादी नीति अख्तियार की तो वह भी अपनी नौसेना को मजबूत करने लगा, जिसे इंग्लैंड ने एक चुनौती के रूप में लिया। औद्योगिक रूप से यूरोप के विकसित देशों के पूंजीपति अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए उपनिवेशों की अनिवार्यता को महसूस करते थे। इसके अलावा ये अपने देश में अधिक मजदूरी देने के डर से विदेशों में पूंजी लगाना चाहते थे, ताकि कम मजदूरी देने पर भी अधिक काम कराया जा सके और उत्पादन बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन इस पूंजी निवेश की सुरक्षा तभी हो सकती थी जब उस क्षेत्र पर किसी न किसी तरह का राजनीतिक प्रभुत्व उनके देश का रहे।
और यह कार्य संबंधित देश को पराजित करने के उपरांत ही संभव था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सारे अफ्रीका एवं एशिया के अविकसित भूभाग पर यूरोपीय देशों का आधिपत्य हो गया तथा जर्मनी और इटली इन साम्राज्यवादी युद्धों में काफ़ी बाद में आए थे, इसलिए वे इस दौड़ में काफ़ी पिछड़ गए। परिणामतः ये देश वैसे देशों से उपनिवेश छीनना चाहते थे जिन्होंने पहले ही अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, जबकि जो दूसरे वर्ग के देश थे वे यथास्थिति में आर्थिक हित समझते थे। ऐसी हालत में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। तो इस तरह से साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ ने प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ के लिए विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार था। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति जो कि 19वीं शताब्दी में 1789 में हुई थी, उसका ही एक परिणाम था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में इसका उभार अच्छी तरह से हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये राष्ट्रवाद उग्र रूप धारण करने लगा और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने इसे और विकृत कर दिया। जर्मनी के राष्ट्रवादी फ्रांस के विरुद्ध थे। फ्रांस के राष्ट्रवादी जर्मनी का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। फ्रांसीसी 1871 में सीडान के युद्ध के बाद हुई अपमानजनक संधि को नहीं भूले थे। इसी बीच निकट पूर्व के देशों में राष्ट्रीयता के उदय से बाल्कन की समस्याएं और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, जिसमें लगभग सभी जाति के और नस्ल के लोग रहते थे, और इस संबंध में सर्बिया जो कि इन पर अपना दावा करता था उसको ठुकरा दिया गया। सर्बिया के लोग स्लाव वंश के थे, अतः रूस अपने को इनके हितों का रक्षक समझता था। इसी तरह बुल्गार, चेक, पोल ये सभी जातियां भी स्वतंत्र राष्ट्र की कामना करती थी। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विकृत रूप यह था कि कुछ जातियां अपने को सर्वश्रेष्ठ समझती थी और वे अन्य जातियों पर शासन करने को अपना अधिकार समझने लगी थी। राष्ट्रवाद का यह जो उग्र रूप था यह प्रथम विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी था, क्योंकि जर्मनी की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण यूरोप के दूसरे देश चिंतित हो गए और उसे किसी भी तरह पराजित करने का अवसर ढूंढने लगे। राष्ट्रवाद के कारण राज्यों में सैन्यवाद भी बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सैन्यवाद भी बहुत हद तक जिम्मेदार था। सैन्यवाद का उदय भी फ्रांस की क्रांति के साथ हुआ और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय तक सैन्यवाद का काफ़ी विकास हुआ। धीरे धीरे सेना के उच्च अधिकारी राजनीतिज्ञों पर हावी होने लगे और 1871 में बिस्मार्क जैसे चांसलर को भी अपने सेनानायकों की इच्छाओं के सामने झुककर अल्सेस और लॉरेन को फ्रांस से लेना पड़ा, जो कि बिस्मार्क नहीं चाहता था। धीरे धीरे सेना के ये पदाधिकारी उद्दंड होकर राजनीतिज्ञों पर हावी हो गए, किंतु सेना के ये अधिकारी देश के अन्य मामलों में कम रुचि और जानकारी रखते थे। उनका ध्यान केवल युद्ध पर होता था और युद्ध की योजना शत्रु के विरुद्ध पहले ही बना ली जाती है, जैसा कि हम जानते हैं। इस कूटनीतिक प्रतिद्वंदिता के युग में ये सैनिक पदाधिकारी युद्ध की तैयारी बहुत पहले ही कर लेते थे और ऐसा वे इस आप्तवाक्य के आधार पर करते थे कि जो पहले आक्रमण करता है वह लाभ में रहता है।
लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर उसे रोकना असंभव हो जाता है। सैनिक पदाधिकारी युद्ध की संभावना की ताक में हमेशा रहते थे, क्योंकि युद्ध के समय उनका महत्व बढ़ जाता है, उन्हें रण कौशल दिखाने का मौका मिलता और उसके पश्चात उनकी भावी पदोन्नति की संभावना भी बढ़ जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले सैनिक पदाधिकारी राजनीतिज्ञों की जानकारी के बिना ही षड्यंत्र कर युद्ध के लिए राजनीतिज्ञों पर हावी हो गए। साम्राज्यवादी विस्तार के लिए सेना और नौसेना बढ़ाने की होड़ लग गई। यह स्थिति युद्ध के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। समाचार पत्रों की भूमिका ने भी युद्ध को भड़काने में काफ़ी हाथ बटाया। 18वीं 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में जनमत का कोई महत्व नहीं था, फ्रांस में हुई क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप हुई राजनीतिक चेतना में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम यह हुआ कि अब इन देशों की जनता भी सरकार पर प्रभाव डालने लगी। फलस्वरूप राष्ट्रवाद के उदय एवं साम्राज्यवाद के विस्तार ने यूरोपीय जनता से राजनीतिक घटनाओं को जोड़ दिया। फलस्वरूप संबद्ध देश की जनता समाचार पत्रों द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी। ये समाचार पत्र अपना महत्व बढ़ाने के लिए सनसनीखेज समाचार छापने लगे, जिससे उग्र जनमत का उदय हुआ। 1871 के बाद फ्रांस का जनमत निश्चित रूप से जर्मनी के विरुद्ध था। बाल्कन क्षेत्र की जनता, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया आदि थे, इनकी जनता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध थी और रूस की जनता स्लाव होने के कारण बाल्कन देशों के साथ थी। इस तरह और इंग्लैंड में 1890 के बाद जर्मनी को अपना शत्रु समझा जाने लगा। जर्मनी और इटली भी फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध थे। इस तरह से समाचार पत्रों ने विभिन्न देशों में अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध जनमत तैयार करने लगा और यही जनमत राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने लगा। मार्क्सवादी इतिहासकारों का यह विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों द्वारा अपनी सरकारों पर युद्ध करने के लिए दबाव बनाने के कारण हुआ, क्योंकि ये कंपनियां अपने हथियार बेचना चाहती थी और यह तभी संभव हो जब युद्ध की संभावना हो या युद्ध चले। जर्मनी में सैन्यवाद के उभरने से हथियारों की मांग बढ़ी। इसके साथ ही गुप्त संधियों के जाल से जब राष्ट्रों के संबंधों में कड़वाहट आई तो हथियारों की मांग और बढ़ी। इस मांग की पूर्ति के लिए संबद्ध देश के पूंजीपतियों ने कारखाने बनाकर बड़ी तादाद में हथियार बनाने शुरू किए। निश्चित रूप से जब ऐसा वातावरण बन रहा था तो युद्ध के लिए एक उन्माद उत्पन्न होना शुरू हुआ। पूंजीपतियों को हथियारों के कारखानों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इन्होंने पैसा खर्च करके अपने अपने देशों की सरकारों को युद्ध के लिए प्रेरित करना प्रारंभ किया। प्रचार माध्यमों पर भी इनका काफ़ी प्रभाव था। परिणामतः प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल ये युद्ध की अग्नि भड़काने के लिए करते थे, क्योंकि तभी इनका मुनाफा संभव था। फ्रांस जब 1870 के युद्ध में पराजित हो गया था तो वह अपनी उस अपमानजनक पराजय को नहीं भूला था, क्योंकि फ्रांसीसी राजा
का जहाँ राजमहल था वर्साई, वहीं उस राजमहल में ही जर्मनी के सम्राट को, प्रशा के राजा को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था और फ्रांस से एल्सेस और लॉरेन ले लिया गया था। अतः फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध विद्वेष की भावना बढ़ी। फ्रांस के राजनीतिक नेताओं और चिंतकों ने उत्तेजनापूर्ण लेखों से जर्मनी के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। परिणाम स्वरूप फ्रांस ने आक्रामक कूटनीतिक जाल बुनना शुरू किया और इंग्लैंड और रूस से मित्रता कर ली। फ्रांस किसी भी तरह से जर्मनी से अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध में ही वह ऐसा मौका देख रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये जो गुप्त संधियां और कूटनीतिक समझौते हुए थे, उनके फलस्वरूप पूरे यूरोप में भय और शंका का वातावरण व्याप्त हो गया था। किसी को ये पता नहीं था कि कौन सा देश दूसरे देश के साथ क्या संधि की है। यूरोपीय देश जो छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी संधि की शर्त को तोड़ने में नहीं हिचक रहे थे। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सभी अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने जिस तरह की परस्पर संधियां की, जो कि इनके हितों के मामले में कई बार ओवरलैपिंग भी करती थी, इससे यूरोप में प्रथम विश्व से पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैल गई थी और यह लगने लगा था कि युद्ध अवश्यम भावी है। युद्ध के कारणों में हम एक और कारण को भी देख सकते हैं, वो है बाल्कान क्षेत्र की समस्या। बाल्कान क्षेत्र जो हैं, इनकी संस्कृति यूरोपीय देशों, विशेषकर रूस में बसने वाले स्लाव जाति के लोगों के अधिक निकट थी, जबकि ये तुर्की के अधीन थे और ये उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो है, उसके क्षेत्र में भी जो स्लाव जाति के लोग थे वो उनको दबाना चाहता था, तो इसलिए वो सर्ब जाति के लोग हैं उनको दबाकर उन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। दूसरी ओर रूस सर्बिया को प्रोत्साहन दे रहा था। यदि रूस का समर्थन नहीं होता तो सर्बिया ऑस्ट्रिया के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इसी तरह ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में अकेले युद्ध करने की हिम्मत नहीं करता यदि उसे युद्ध के समय जर्मनी और इटली का समर्थन मिलने की आशा नहीं रहती। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों, एक घोड़ा सर्बिया, दूसरा ऑस्ट्रिया, दो घोड़ों का युद्ध था। घुड़सवार इसमें बाद में शामिल हुए। अब हम देखते हैं कि युद्ध का तात्कालिक कारण जिसने कि युद्ध को शुरू किया वो था बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में एक सर्ब द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज और उनकी पत्नी की हत्या। ऑस्ट्रिया की सरकार ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना और उसे एक अल्टीमेटम भेजा। इस अल्टीमेटम की सभी शर्तों को मानना सर्बिया के लिए असंभव था। फिर भी ऑस्ट्रिया की कुछ मांगें सर्बिया ने स्वीकार कर ली और बाकी मांगों पर उसने पुनर्विचार करने के लिए आवेदन किया, जिसे ऑस्ट्रिया ने अस्वीकार कर दिया और मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और जुलाई में रूस ने अपनी सेना को 30 जुलाई को रूस ने अपनी सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दी। 31 जुलाई को ऑस्ट्रिया और 1 अगस्त को जर्मनी इसमें शामिल हो गया। इस तरह से प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया, जो त्रिगुट संधि एवं ट्रिपल आंताते के देशों के मध्य हुआ। धन्यवाद।